नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में कार्यरत एक संस्था है जो लगातार रिसर्च वर्क के लिए काम कर रही है। और न केवल इस विधि में हम 6 इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स पब्लिश करते हैं, जो कि अपने आप में विश्व में लगभग 18 से 20 हजार रिसर्च जर्नल्स के बीच में रेटिंग रखते हैं, बल्कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र स्वैच्छिक दुनिया भी प्रकाशित करते हैं। और स्वैच्छिक दुनिया का अपना एक यूट्यूब चैनल है जो 24 घंटे न्यूज को अपडेट करता है, आपसे रूबरू तमाम उन इंटेलेक्चुअल्स की मुलाकात कराता है जो कि समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और स्वैच्छिक दुनिया का ये लगातार एक प्रयास है कि हम हर शहर से सिटी सिग्नेचर, जो सिटी सिग्नेचर हैं उनको ढूंढ के लाएं, जो शहर के लिए प्रेरणा स्रोत है उनको ढूंढ के लाएं। और इसी तरीके से एक कार्यक्रम हम और चला रहे हैं, सिटी प्राइड है। आपके शहर में भी अगर कोई संस्था है जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो हम सिटी प्राइड के अंतर्गत उन संस्थान के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। और सिटी सिग्नेचर के माध्यम से आपको हम उन तमाम व्यक्तित्व से मुलाकात करवाएंगे जो इस समाज के लिए बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं पौड़ी गढ़वाल से डॉक्टर नीलम नेगी जी। नीलम नेगी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू मिश्रा जी, मैं बहुत धन्यवाद। आप एक टीचर होने के साथ साथ हमारे लिए जो बहुत ही अच्छी बात है कि आप पौड़ी गढ़वाल से हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इस सोशल रिसर्च फाउंडेशन आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप वहां से सोशल रिसर्च फाउंडेशन को आगे बढ़ा रही हैं। और जैसा कि मित्रों हम देख पा रहे हैं, डॉक्टर नीलम नेगी जी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस हम देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से BGR कैंपस पौड़ी में, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड में आपने 5 मार्च 2020 से जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य करना शुरू किया है। लेकिन मैं इसके पहले भी देख पा रहा हूं कि मैम ने वहां पे 9 अगस्त 2018 से लगातार स्टार्टिंग की है, बीच में डिसकंटिन्यूटी हुई है। वो मैम से मैं बात तो पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। और इसके अलावा मैं देख पा रहा हूं कि व्हाइट बेल वेलफेयर सोसाइटी में भी मैम ने 4 साल काम किया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एनजीओ है ये, अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 और उसके बाद भी इसके बाद आपने लिखा है GBPI प्रोजेक्ट में भी आपने मैम ने काम किया हुआ है। मैं मैम से इसके बारे में भी पूछूंगा। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में मैम ने अब तक 9 सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, जो नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल स्तर की भी हैं। साथ में मैं देख पा रहा हूं कि पेपर पब्लिकेशन में भी अगर आप देखिए तो मैम ने लगातार रिसर्च वर्क में अपनी रुचि दिखाई हुई है। और लगभग 7 रिसर्च पेपर आपके अब तक पब्लिश हो चुके हैं। बुक पब्लिकेशन में भी मैं देख पा रहा हूं कि गढ़वाल में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति तथा उस पर आधुनिक चिकित्सा का प्रभाव सन 1815 से 2000 ईस्वी, रिगी पब्लिकेशन खन्ना पंजाब 2019 में ये आपकी किताब भी पब्लिश हुई है। और आगे आप देख पा रहे होंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मैम की देख पा रहे हैं, DPhil इन हिस्ट्री। और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मैम ने पास किया है 2015 में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके समक्ष है, आप देख पा रहे हैं मास्टर डिग्री है MA में। और उसके बाद और जो नीचे से शुरुआत है अदर में आप देख पा रहे हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप है सोसाइटी ऑफ हिमालयन एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद मास्टर डिग्री भी है सोशल वर्क में। और मैम जो शायद ये बायोडाटा में लिखना भूल गई, मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन की भी लगातार जुड़ी हुई मेंबर है, एनुअल मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है। जैसा मैंने कहा, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। पर्सनल डिटेल भी आप मैम की यहाँ से देख सकते हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करी मैम के बारे में। मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए रिसर्च स्कॉलर हैं, जो इस इंटरव्यू को, जो इस साक्षात्कार को, जो इस बातचीत को देखेंगे, वो केवल इसलिए नहीं कि डॉक्टर नीलम नेगी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बल्कि इसलिए कि मैम की विषय विशेषज्ञता क्या है। और यदि आप हिस्ट्री से कुछ करना चाह रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल से हैं, तो आप तो तुरंत रूबरू अपने सिटी सिग्नेचर के रूप में मैम से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस देश के किसी भी कोने में हैं या इस विश्व के किसी भी कोने में हैं और भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, इतिहास से संबंधित PhD के बारे में, शोध पत्र लेखन के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर नीलम नेगी जी से रूबरू हो सकते हैं, हमें भी लिख सकते हैं और नीलम नेगी जी को सीधे सीधे भी बात कर सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और आपसे जो बातचीत की एक शुरुआत करना चाहता हूँ उसमें ये जानना चाहता हूँ कि आप तभी कुछ आगे कर पाते हैं जब आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है, सहयोगी होता है। तो जानते हैं कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कहाँ से है, कौन है आपके माता पिता जी, और
क्या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, शादी के बाद क्या रहा, या अभी मैं जानता नहीं हूँ आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, आपके मुंह से सुनते हैं मैम। जी, धन्यवाद आपका मिश्रा जी। वैसे तो मैं गढ़वाली हूँ और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में पोस्टेड हूँ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मेन कैंपस जो है श्रीनगर में है। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं, उनमें से बीजीआर कैंपस एक है। मैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेरा जो जन्म स्थान है वो है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो मेरे फादर जो अब है नहीं, वो एक इंजीनियर के पद पर थे हैडल डिपार्टमेंट में। मेरी मदर जो है वो एक गृहिणी थी और परिवार का जो माहौल रहा है वो पठन पाठन का पहले से ही रहा है। तो मेरे जो पापा थे उनका बहुत ज्यादा मतलब जोर इस चीज पे रहता था कि अपने आप को विकसित करें और एजुकेशन के लिए उनका बहुत फोकस रहा है। और शायद उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग ही है कि हम किसी काबिल हो पाए हैं। और उसके बाद मेरी शादी जो है जो 2013 में हो गई थी। मेरे हस्बैंड एंड उनकी फैमिली भी एजुकेटेड रही है एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बॉटनी में पीएचडी हैं। और झंडू जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इट इज वेल नोन कंपनी, उसमें वो एज ए साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं गुजरात के अंदर। मेरे हस्बैंड जो है उनका जो मास्टर डिग्री है वो मैथमेटिक्स में है। उसके बाद वो इंश्योरेंस और फाइनेंस के फील्ड में उन्होंने काम किया और इससे पहले वो दिल्ली में जॉब कर रहे थे। अभी कोरोना की वजह से हम लोग साथ हैं। तो ये अपने आप में एक मेरा पूरा लाइफ रही है जी। बहुत ही अच्छी बात है मैम। मैंने तो पहले भी कहा था कि जब पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी होती है तो आदमी आगे बढ़ने में और भी ज्यादा आसानी से उस गति को प्राप्त करता है। और इतने अच्छे बैकग्राउंड से होने के बावजूद मतलब के बाद आपका अभी आगे बढ़ना, यहाँ तक आना मेरे लिए मतलब सुखद है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप और भी बहुत आगे जाएंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी। तो पौड़ी गढ़वाल में रिसर्च की क्या स्थिति है इन दिनों, कैसा चल रहा है रिसर्च? यूनिवर्सिटी के स्तर पर अगर हम कहें तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर और हर एक डिसिप्लिन के अंदर आप देखेंगे तो जो हमारे सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, उन लोगों का बहुत अच्छा काम रहा है। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर मैं खुद जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इसमें इस हर एक एस्पेक्ट में स्टेट लेवल पे भी अगर आप देखेंगे, ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारे सीनियर्स ने काम किया है। और नए जो शोध हैं, नए शोध की दिशा में भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। और आज हमारी ये जरूरत भी है कि हम नए विषयों पर शोध करें और नया कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नए आने वाले विद्यार्थियों को कुछ नया दें। तो अब अगर पूरा डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत मैं कहूंगी कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अच्छे काम हिस्ट्री के लेवल पे हुए हैं। इवन आर्कियोलॉजी एज ए डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ पे है, तो अपने ही डिपार्टमेंट के लेवल पे एक म्यूजियम मेंटेन किया है डिपार्टमेंट ने। और बहुत वेरियस जो गढ़वाल और इवन कुमाऊं के क्षेत्र में हमारे डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजिस्ट और जो रहे हैं रिसर्चर्स, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी, आपकी पीएचडी का सब्जेक्ट क्या रहा मैम, क्या शीर्षक रहा? मेरा यही जो जिसपे मैंने बुक पब्लिश की थी, किताब में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और उस पर आधुनिक चिकित्सा का प्रभाव, यही मेरा शोध का विषय रहा है पीएचडी के लेवल पे। जी, तो क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या सहूलियतें हुई, गुरुजनों का क्या सहयोग रहा आपकी पीएचडी को पूरा करने में? एक्चुअली मेरे जो गुरु थे और गाइड हैं प्रोफेसर डीपी सकलानी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में और इवन नेशनल लेवल पे एक अच्छे स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा रहा है। तो अगर मैं अपनी रिसर्च के बारे में बात करूं तो ये जो टॉपिक था ये सजेस्टेड भी जो है सर ने ही किया था और उनके साथ जीबीपीआई का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर था। और सबसे बड़ी जो बात थी प्राथमिक स्रोतों के ऊपर काम करना। और जो आज की डेट में या इवन मतलब जो आज का दौर है, आप देखेंगे कि आयुर्वेद जो है एक हाशिए पर जा चुकी
बात है। जी और हम देखते हैं कि मीडिया के लेवल पे या लोगों के स्तर पे लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या, मतलब जैसे आप जूसेस की बात करें या ऑर्गेनिक खेती की बात करें, वो आयुर्वेद नहीं है। एज ए मेडिसिनल सिस्टम वो एक पूरा साइंस है, और इस चीज को लोगों को समझाना और इस स्तर पर बात करना वो एक बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। तो मैंने अपने रिसर्च और इवन जो मेरा रिसर्च का पूरा काम था वो प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर फोकस था और फील्ड वर्क्स के ऊपर फोकस था। कम से कम 80 या 90 जो वैद हैं, और कुछ ये एक बड़ी दुख की बात है कि उनमें से बहुत रिनोन्ड जो वैद थे, लाइक एक देहरादून में हुआ करते थे श्रीचंद वैद, और एक राधा कृष्ण की मोटी जी हुआ करते थे, काफी 90-95 की उनकी उम्र थी, वो लोग अब नहीं है। तो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इन लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, और बहुत मेरा अपना एक, मैंने जो कुछ सीखा और रिसर्च के प्रति एक नई जो सोच मेरी डेवलप हुई, वो मेरे पीएचडी के प्रोसेस के दौरान ही वो हुई। अभी तो जैसे कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में मैं ये महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनके साथ साथ जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनके साथ साथ ये आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा। लोगों ने गिलोय और तमाम सारी चीजें इनमें जो है वो ढूंढी। तो उसमें क्या कहना चाहती हैं आपकी? ये तो एक आयुर्वेद के लिए तो स्वर्ण काल रहा है ये युग, कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी बहुत जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि कंपैरेटिवली एलोपैथी आयुर्वेदिक तो है ही बिल्कुल, जो हम कहेंगे कि एक बेहतर सिस्टम, मेडिकल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे आयुर्वेद की, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो एलोपैथी है उसका डिस इफेक्ट, या आज की डेट में हम टीके भी ले रहे हैं जो एलोपैथी के थ्रू, कंपैरेटिवली आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो हेल्थ बेनिफिट्स उनके ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बीमारियों का इलाज आप एलोपैथी में नहीं देखते हैं वो आयुर्वेद में आपको मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं। मैं एक वैद्य से मिली थी और अपनी बात इसके साथ कहूंगी कि वो ये कहते थे कि हमारा जो किचन है वो एक छोटी डिस्पेंसरी है, क्योंकि आप काली मिर्च, लौंग और बहुत सारी चीजें जैसे जीरा हो गया और धनिया, इवन मेथी, ये सारी चीजें आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ से शुरू होती है, और उनका जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना के पीरियड में भी हमने देखा कि लोग गिलोय का जूस ले रहे हैं और नींबू वगैरह के साथ, या फिर अदरक वगैरह जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, इन चीजों को ले रहे हैं, और लोगों ने इसके फायदे भी देखे, इसके फायदे भी उनके लाइफ में देखने को मिले। बिल्कुल। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एलोपैथी के, अगर हम ये सोचें कि आयुर्वेद एक विकल्प की तरफ खड़ा होता है या आयुर्वेद जो वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में खड़ा होता है, तो हमें उससे पहले साइंटिफिक तरीके से उसके मेथड्स को समझना पड़ेगा। और मेरा जो रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस चीज पे मुझे अफसोस भी रहा है कि जो पुराने जानने वाले थे, जो पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, कई लोगों ने सरकारी नीतियों की वजह से अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। आज की डेट में इस पे रिसर्च करना और इसको जो है मंच पर लाना या लोगों के सामने लाना हमारी जरूरत भी है। अच्छा, तो ये दिमाग में आता है कि जब बहुत सारी चीजें विलुप्त हो जा रही हैं, बहुत सारी, मतलब हम यहाँ पे हैं जहां से शायद हम संघर्षशील स्थिति में हैं, तो एज ए रिसर्चर आपको क्या लगता है कि हम आयुर्वेद को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए या संरक्षित रखने के लिए हमें अभी क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन बातों से जूझना पड़ेगा ताकि हम उसको फिर से एग्जिस्टेंस मिला सकें, लड़ाई मिला सकें? आपने कहा ना कि अभी तो हम जैसे विकल्प के तौर पे देखते हैं, विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसा क्या लगेगा कि हम इसको मेन धारा में ले आए? जब मैं एक रिसर्चर थी और मैं इसके ऊपर बहुत सोचती थी कि हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हमारे विज्ञापनों में, इवन हमारा जो डाइनिंग टेबल होता है, खाने की मेज पे ढेर सारी आयुर्वेदिक दवाइयां मिल जाती हैं और हर किसी रूप में हम लेते हैं, लेकिन इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए क्या प्रोसेस होगी? और इसके बारे में मैंने बात भी की थी जो जानते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स, और मैं एक ये काफी श्रीचंद वैद्य का मैंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था
था कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो वैसी नहीं है कि मैंने किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी स्कूल से पढ़ा, और मेरी प्रैक्टिस जो है जंगलों में और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में हुई। और आज की डेट में वो ये कहते थे कि मैं मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला आपका हिमाचल में, मैं 4 साल वहां रहा अपने गुरु के साथ, और मैंने एक एक जड़ी बूटी को देखा, उसके गुण और उनके धर्म को समझा और उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके इस्तेमाल को समझा। आयुर्वेद को अगर हम बचाना चाहेंगे तो जैसे आपने, मैं थोड़ा सा इस बात को कहना चाहूंगी, जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, उन लोगों का ये है कि जो चाइनीज मेडिकल सिस्टम के, ट्रेडिशनल सिस्टम के प्रैक्टिशनर हैं, वो आज भी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं और वो आज भी जंगलों से और मतलब अपने लोकल हैबिटेंट जो उनकी प्रैक्टिस है उसके अनुसार मेडिसिन को तैयार करते हैं। आयुर्वेद का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही रहा है जी। उसको मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ाएं, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हरिद्वार में भी पहले रहा है, धन्वंतरी आश्रम रहा है, या पीलीभीत में, लाहौर में आश्रम्स रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल है और उसका जो नॉलेज है, बात पीत कफ की बात होती है, भस्म अलग है, भिषक शास्त्र अलग है, फिर उसके बाद रसायन शास्त्र अलग है, आयुर्वेद एक बहुत डीप स्टडी उसकी होती है। उन चीजों को हम नए आने वाले स्टूडेंट्स के अंदर लेके आए। सरकार ने आयुर्वेदिक कॉलेजेस बनाए, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर हमने प्रोडक्ट नहीं किए, और वो एक जरूरत है आज की, ये एक बहुत इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है और आयुर्वेदिक कॉलेजेस को डेवलप किया जा सकता है। और उसी पैटर्न से जो वो साइंस था, भाई हम एलोपैथी क्यों प्रगति करती है, उसका रीजन ये है कि उसमें कंटिन्यूअसली रिसर्चर्स हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप 2000 की बात करें तो 2000 में एलोपैथी जहां स्टैंड करती थी, 2020 में और एडवांस हो चुकी है। उसके रीजन ये है कि उसमें बहुत डीप रिसर्चेस हुई है। आयुर्वेद के पीछे होने का रीजन ये है कि ना उसकी स्टडी होती है, ना उसके ऊपर रिसर्चेस होती हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, ना उनको ट्रांसलेट किया गया, ना उनको कोई पढ़ता है, ना पठन पाठन का कोई तरीका है। तो ये भी एक वजह है आयुर्वेद को हाशिए पे जाने की वजह, ये भी एक वजह है कि हमने उसे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो मुख्य धारा में लाने के लिए उस पे काम होना आवश्यक है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आती है जी, एक बात और दिमाग में आती है कि आप उत्तराखंड में हैं, सौभाग्य है आपका और हमारा भी कि आपसे जुड़ाव है। उत्तराखंड तो आयुर्वेद की दृष्टि से, जड़ी बूटियों की दृष्टि से मुझे लगता है कि एकदम खान है। तो क्या देश के बाकी हिस्सों में भी आयुर्वेद की और जड़ी बूटियों की खोज की उतनी ही संभावना है? संभावना है। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में मैं बताऊंगी। आयुर्वेद में एक होता है भिषक शास्त्र, एक होता है रसायन शास्त्र। तो भिषक शास्त्र में जो कुछ भी है वो पूरा को पूरा पेड़ पौधों के ऊपर बात होती है। पेड़ पौधा मतलब उसमें पंचांग की अगर हम बात करेंगे कि जड़, तना, छाल, पत्ती और बीज और फूल, ये सारी चीजें, तो ये आता है पंचांग। उसके बाद रसायन शास्त्र अलग है। अगर आप आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की बात करेंगे तो हिमालयन रीजन में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो गर्म इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे कि बायोबिडिन हो गया, अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, ये जो प्लांट हैं ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ये ठंडे इलाकों में नहीं पाए जाते। वैसे ही जो प्लांट राजस्थान में पाया जाएगा उसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और जो हिमालयन रीजन में पाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयनी रीजन में आयुर्वेद के लिए स्कोप है, सारे रीजन्स में जो साउथ की प्लांट्स होंगे या वनस्पति होंगी तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और हिमालयन रीजन की अपनी प्रॉपर्टी है। अभी अगर हम इस चीज स्पाइस की अगर हम बात करें तो स्पाइस भी जो है आयुर्वेद में पूरी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्लैक पेपर हो गया, या आपका लौंग है, इलायची है, छोटी बड़ी इलायची हो गया, उसके अलावा बहुत सारे जैसे जायफल हो गया, या फिर आपका जो स्टार फ्रूट आता है जो हम
डेली अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनमें से बहुत सारे प्लांट्स और जो जिनकी मैंने बात की स्पाइस, वो हिमालयन रीजन के अलावा दूसरे रीजन्स में भी होते हैं। तो आयुर्वेद के लिए स्पेशली हिमालयन रीजन नहीं है। हाँ, ये बात है कि हिमालयन रीजन की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनकी गुणवत्ता के हिसाब से उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कड़वी होती है, तो जो स्पेशली हिमालयन रीजन में पाई जाती है उसे केदारी कड़वी कहा जाता है, और वो केदारी कड़वी जो है ज्यादा बेटर मानी जाती है दूसरी कड़वियों के कंपैरेटिवली। तो आयुर्वेद का स्पोक हर रीजन में है, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट है या फिर गर्म कोई इलाका है या सी कोस्टल के जो एरिया हैं, तो हर जो क्षेत्र की वनस्पतियां और रसायन जो है आयुर्वेद में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जी, मतलब ये कि आयुर्वेद का कोई एक खास या स्पेसिफिक इलाका नहीं है, आप जहां भी जाएंगे आयुर्वेद की अपनी संभावनाएं हैं और वहां पे काम कर क्योंकि सकते हैं। अगर आप मुस्लिम टेक्स्ट अगर देखेंगे, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, और उस चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे, अगर अरब का जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिंदुस्तान में पाई जाती थी वहां पे भी पाई जाती हैं, और वो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आयुर्वेद में उनकी दशा नाम अलग हैं, लेकिन इस्तेमाल वही चीजें होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा वेरिएंट हम देख सकते हैं उसमें। जी, चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली मैम आपसे आयुर्वेद के बारे में, और ये एक ऐसा बृहद विषय है जिसपे हम अलग से बात कर सकते हैं, कभी अलग से चर्चा की जा सकती है। ये बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक एपिसोड की चर्चा भी नहीं होगी, ये काफी लंबे, मतलब काफी अच्छा है, काफी विस्तृत जो है जानकारी हो सकती है। लौटते हैं एक बार इतिहास विषय की ओर, जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, और सोशल रिसर्च फाउंडेशन का मेन फोकस रिसर्च पे रहता है, क्योंकि हमारी इस देश में जो स्थितियां चल रही हैं रिसर्च की, मेरी जो चिंता का विषय रहता है वो यही रहता है, क्योंकि हम पढ़ कुछ और रहे हैं, डिग्री किसी और चीज की ले रहे हैं, जरूरत किसी और बात की है। ठीक है, एपीआई बढ़ाने के लिए हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, प्रमोशन पाने के लिए रिसर्च पेपर लिखते हैं, और वास्तव में रिसर्च और रिसर्च पेपर लेखन का कोई महत्व नहीं है। मतलब रिसर्च अलग है और रिसर्च पेपर लेखन अलग है। तो जी, तो मैं तो ये पाता हूँ कि अगर सोशल रिसर्च फाउंडेशन की बात करी जाए तो हमारे पास अगर 25% ओरिजिनल रिसर्च पेपर आता हो तो आता हो, 75% तो खाली एपीआई बढ़ाने के लिए ही आता। बिल्कुल, ये भी तो हाँ, ये एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे मैं बिल्कुल छुपाना नहीं चाहता। मैं ऐसे ही समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि आज की स्थितियां समाज में, रिसर्च की स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हैं। आज के जो छात्र हैं वो कल के भविष्य हैं, लेकिन जो आज के छात्र हैं, आज की रिसर्च है, जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद इस समय अपना एग्जिस्टेंस तलाश कर रहा है, तो यदि आज हमने रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया तो कल हम शायद अपना मूलभूत जो तत्व है हमारा वो भी खो देंगे। तो आते हैं रिसर्च पे, हिस्ट्री पे सर्वे बेस्ड रिसर्च भी शामिल हो सकती है, हिस्ट्री पे रिव्यू रिसर्चर्स भी शामिल हैं। तो मैं आपसे, जब हिस्ट्री पे किसी रिसर्च को देखें तो वहां की जो प्रासंगिकता है कि एक रिसर्च पेपर को हम लें तो उस पर क्या करें, सर्वे बेस्ड रिसर्च पेपर ज्यादा अच्छे होते हैं या हम ग्रंथों से जो है वो करके, इतिहास है तो आप बहुत पीछे टाइम मशीन में तो जा नहीं सकते, पीछे जाने का एक ही तरीका होगा, या तो आप किताब के माध्यम से जाएं या आप जाके उन चीजों को तलाशें। तो क्या सही, एक रिसर्चर की दृष्टि से क्या सही रहेगा कि किस विषय को वो उठाएं जिससे वो समाज के साथ थोड़ा सा न्याय कर सके? मैं इतिहास, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि ऐतिहासिक रिसर्च और इतिहास के अंदर रिसर्च हमेशा ही बहस और आलोचना का भी एक केंद्र रहा है, और उसके रीजन भी है, क्योंकि इतिहास के साथ हम भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए होते हैं। अगर हम किसी भी फेज के रिसर्च की बात करें और एक हिस्ट्री के स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, तो ये दोनों ही विधाएं, आप सर्वे बेस पे जाएं और उसके साथ साथ आप लिटरेचर रिव्यू पे जाएं, और दोनों के सोर्सेस के आधार पर आप जो आपको सही, पहली चीज तो ये है कि रिसर्चर किस चीज के लिए ये सोचता है कि क्या उसकी आंखों से होकर के गुजरा और कौन सा तथ्य उसने सही पाया, क्योंकि इतिहास में तथ्य ही मुख्य विषय होता है। हम जितना भी हिस्टोग्राफी बच्चों को पढ़ाते हैं या रिसर्च के तरीके सिखाते हैं, तो उसमें हम यही कहते हैं कि तथ्य के आधार पर अपनी बात रिसर्च में कही जाती है। और
इसमें स्कोप इतने ज्यादा है कि आप किसी भी चीज को नए तरीके से रख सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, 1857 का विद्रोह है और 1857 की क्रांति, उसको कुछ हिस्टोरियन जो है सिपाही मोनिटी कहते हैं, सिपाहियों का विद्रोह कहते हैं, कुछ इतिहासकार 1857 की क्रांति कहते हैं। अब ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो रिसर्च कर रहा है बच्चा, ये दोनों ही की शब्दावली बिल्कुल अलग है। अगर आप उसे क्रांति कह देते हैं तो वो शब्दावली और सेंस अलग है। अब अगर आप विद्रोह कह देते हैं तो वो एक शब्दावली और सेंस अलग है। तो कोई भी रिसर्चर अगर इसके ऊपर रिसर्च करता है तो पहले आज वो लोग नहीं है जो इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, या कुछ होंगे भी बुजुर्ग, तो आप आंखों देखी बातों को उन जगहों पे जा करके वहां की कंडीशंस को समझ के, और लिटरेरी रिव्यू का इंपॉर्टेंस तो होता ही है हिस्टोरिकल रिसर्च में। तो किसी भी इतिहास के विषय पे शोध करने वाले स्टूडेंट के लिए ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो फिर अपने आधार पर उन चीजों को रखने या उनके लिए एक नई चीज निकाल करके लाने का वो प्रयास कर सकता है। अच्छा, रिसर्च में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, कई बार पॉइंट आता है हमारे सामने, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। तो क्या जब हम इतिहास में जाते हैं तो प्राइमरी रिसर्च वहां पे कैसे संभव है, और सेकेंडरी रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब कि क्या सारी रिसर्च सेकेंडरी ही होगी, क्योंकि ऐसा कोई डाटा तो है नहीं। आपका क्या कहना है? मैं जितना मेरा अनुभव है और मेरे जो सीनियर्स हैं वो उस पर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। एक्चुअली सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज बेस्ड रिसर्च एंड सेकेंडरी सोर्सेज बेस्ड रिसर्च। प्राइमरी सोर्सेज बेस्ड रिसर्च जो होती है कि आप कोई नया तथ्य किसी चीज के लिए लेके आते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में आप अगर, जैसे मेरा खुद का टॉपिक है और ये जो है जो मेरा टॉपिक है, तो इसमें जो प्राइमरी सोर्सेज हैं हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि उस पे प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो ऑलरेडी काम हो रखा है, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, वो चीजें उसमें आती है। प्राइमरी बेस्ड सोर्स बेस्ड रिसर्च बेहतर मानी जाती है क्योंकि हम जो है बेसिक उस पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी रिसर्चर हैं वो सेकेंडरी हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स में हो सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे कंटिन्यूअसली रिसर्च होती है। और अगर एंशिएंट हिस्ट्री से मिडिवल मॉडर्न के तीनों पीरियड की आप हिस्ट्री देखें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे कंटिन्यूअसली रिसर्च हुई। अभी आप ये देखें कि हिस्ट्री में एक नया ट्रेंड आया है। पहले ये होता था कि आपने देखा होगा, पहले साम्राज्यवादी इतिहासकार हुए, उसके बाद नया फेज आया, ओरिएंटलिस्ट अलग हैं, इम्पीरियलिस्ट अलग हैं, और उसके बाद आपका नेशनलिस्ट अलग है। उसके बाद मार्क्सिस्ट स्ट्रीम आती है जो मजदूर वर्ग की भी बात करती है। अब जो है सावर्टन हिस्ट्री पे बात होती है कि आप जो है समाज के व्यक्ति को उठाइए, व्यक्ति बेस के ऊपर। तो रिसर्चेस के फेजेस बदलते रहते हैं, टाइम पीरियड के साथ जो है रिसर्चेस के फेजेस बदलते रहते हैं, और वो बेस्ड होते हैं कि कुछ सोर्सेज आपके प्राइमरी होंगे, कुछ सेकेंडरी होंगे। आप प्राइमरी रिसर्च की बात हम लोग बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो प्राइमरी रिसर्च सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप किसी तथ्य के ऊपर, किसी नए टॉपिक के ऊपर काम शुरू करते हैं, और उसके अलग अलग विधाएं भी होती हैं। जैसे हम उसमें बताते हैं प्राइमरी सोर्सेस साक्षात्कार बेस्ड होते हैं, जिस व्यक्ति विशेष पे केस स्टडी है और जिस तथ्य विशेष पे केस स्टडी है वो होते हैं डायरीज, उसके अंदर आते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑलरेडी पब्लिश्ड जो मटेरियल है वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है। जी ठीक है मैम, तो इसका मतलब ये है कि इतिहास में भी प्राइमरी सोर्सेज की गुंजाइश है, और हमको हमेशा जो अपनी रिसर्च करें उसमें कोशिश करें कि अगर प्राइमरी सोर्सेज है तो ज्यादा अच्छी रिसर्च हो। जी जी बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपने कुछ साल एनजीओ के साथ भी काम किया, तो बताइए कि कैसा अनुभव रहा और एनजीओ के साथ काम करने का क्या उद्देश्य रहा?
एक्चुअली आफ्टर मैंने जब अपना MSW का कोर्स कंप्लीट किया था तो ये एनजीओ मैंने खुद ही फॉर्म किया था, और अच्छा। व्हाइट वॉल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये एनजीओ था। और ये मैं सहयोग भी कह सकती हूँ और लक भी कह से कि मैं हायर एजुकेशन में आज हूँ, क्योंकि मैंने PhD की, उसके बाद मेरा स्लेट भी हो गया और एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। लेकिन उस समय पे मेरा ये था कि रूरल एरिया में बच्चों के लिए और वुमेन्स के ऊपर काम करना, और एक 2 स्कूल भी स्टेबलाइज किए थे, तो मैं उसमें एज ए वर्कर भी थी और सोसाइटी मेंबर भी थी, और मेरा 5 साल का ये पूरा काम रहा है। और डिस्ट्रिक्ट टिहरी के अंदर मैंने ये काम किया, और तो उसने अभी मुझे एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंडर एक स्कूल अभी भी रन होता है, और हम लोग देखते भी हैं उसे, और कोशिश करते हैं कि हमारे एंड से कुछ हो सके, क्योंकि बहुत सारा जो क्षेत्र है, और ये एक बड़ा अपने आप में विषय है कि पहाड़ और पहाड़ में रहने वाले लोग, इवन वुमेन्स बेसिकली, और चिल्ड्रंस, और खासकर जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, दुर्गम जो क्षेत्र हैं जहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उन लोगों के लिए काम करना मेरा अभी भी है एक अपना एम, कि मुझे अगर वक्त मिला और समय मैं निकाल पाऊं तो उन लोगों के लिए मैं काम करूं। और उसने मुझे समाज से जुड़ने, वो जो मेरा काम 5 साल का काम रहा, उसने लोगों से जुड़ने और समस्याओं को समझने में मुझे काफी मदद की। मैं उस सिंसियरिटी को, एक सिंसियरिटी का लेवल आपका डेवलप हो जाता है, आप समझते हो किसी क्षेत्र विशेष को। ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें। ये बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि वैसे भी शिक्षक तो समाज बनाने का ही काम करते हैं, और आप वहां से, आपने पहले भी एनजीओ से काम किया है, एनजीओ आपने फॉर्म करी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बधाई की बात है। आजकल जो रिसर्चर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो प्राय बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, कई बार वो प्लेगरिज्म के बहुत सारे मामले पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर यही आता है कि भैया पेपर आया और आधा कॉपी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपने छात्रों को, अपने शोधार्थियों को संदेश भी देना चाहता हूँ कि चाहे सेकेंडरी डाटाबेस पेपर हो, चाहे प्राइमरी डाटाबेस पेपर हो, हम रेफरेंस को बिना कोट किए, मुझे लगता है रिसर्च पेपर को नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करें जिससे हम जो कॉपीराइट है, जो प्लेगरिज्म है, इसको अवॉइड कर सकें? ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आज ये बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो PhD कर रहे हैं, कुछ रेगुलेशन भी है कि आपको 2 पेपर या 4 पेपर होना चाहिए। फिर बाद में अगर आप जॉब में आते हैं तो यूनिट API स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी छापे जाते हैं। प्लेगरिज्म को क्योंकि आज के डेट में यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, और जो लोग जर्नल्स पेपर छाप रहे हैं, या जो लोग बुक्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, वो एक क्राइटेरिया रखा है उसको अवॉइड करने का, कि कॉपी पेस्ट ना हो और इस तरीके की चीजें ना हो। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि शोधार्थी को ही अवेयर किया जाए, शोधार्थी के अंदर स्किल्स डेवलप किए जाएं, कि उनका जो है, आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट भी है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी, पहले होता था इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, आज की डेट में नया कॉन्सेप्ट आया है ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च। अगर मैं हिस्ट्री की स्कॉलर हूँ और मैं आयुर्वेद पे काम कर रही हूँ, तो मैं बॉटनी वाले के साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ, फॉरेस्ट्री वाले के साथ, ताकि एज ए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी आए, बॉटनिकल कॉन्सेप्ट भी आए। ये एक नए डायमेंशंस रिसर्च के एरिया में खुले हैं। तो प्लेगरिज्म को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लेवल पर आप रिसर्चर को ही वो अवेयरनेस रिसर्चर के अंदर आप ला सकते हैं, और एक अच्छा माहौल रिसर्च के लिए और नई सेंस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये सवाल ऐसा होता है कि आप नियम बना लें, यूनिवर्सिटीज ने बनाए हैं, और हमारे जब हमने खुद रिसर्च की है तो इवन हमको वो प्लेगरिज्म का सर्टिफिकेट लाइब्रेरी
लाइब्रेरी के द्वारा बकायदा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आपका कितना है क्या नहीं है, ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन उसमें ये है, सबसे बेहतर तो यही है कि हम पीएचडी प्री पीएचडी के लेवल पर स्टूडेंट के अंदर वो अवेयरनेस डेवलप कर सकें और उन्हें रिसर्च के लिए नए क्या कह सकते हैं आइडियाज डेवलप करने की बात उसमें आती है। जी, जी। मैं यहाँ तक सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इससे बेहतर कुछ और हो सके। आज की डेट में कई बार ये होता है कि हम रिसर्च डिजाइन को नहीं समझ पाते हैं, कई बार स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि रिसर्च में क्या चीजें फोकस होनी चाहिए या फिर किस चीज पर रिसर्च फोकस होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि यूजीसी ने भी प्री पीएचडी का कोर्स डेवलप कराया है यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो अपने आप में बहुत हेल्पफुल भी है कि आपको समझाया जाता है कि रिसर्च क्या होती है और सोशल साइंसेज के अंदर रिसर्च कैसे होगी, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर क्या कैसे होगी, ह्यूमैनिटीज के अंदर कैसे होगी और कैसे आप नए आइडियाज लेके आएंगे। इस चीज को वहां फोकस किया जा सकता है। बाकी अगर मैं ये समझती हूँ कि ये एक मुद्दा भी होता है कई बार कि हम बहुत सारे रिसर्च पेपर छापते हैं, बार बार चीजों को रिपीट करते हैं या बार बार उन चीजों पे काम करते हैं, तो वो उन चीजों के लिए हम स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस को पैदा कर सकते हैं। ये एक अलग बात हो सकती। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब तक हम किसी चीज से बचाव का एक ही तरीका है कि समाज में उस बात की जागरूकता लेके आए। अगर सामने वाले को अवेयरनेस होगी कि ये काम करने से ये इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये प्रभाव हो सकते हैं, तो वो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि एक आपसे बात मैं थोड़ा सा अपनी बात, एक क्वालिटी एजुकेशन की हम जब बात करते हैं, और आई एम सॉरी कि शायद मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इंडिया के अंदर इवन और मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर एज आई फील कि वो क्वालिटी एजुकेशन हम दे नहीं पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और इवन गवर्नमेंट के लेवल पर और वॉलंटरी लेवल पर उन्हें मोर एजुकेटेड करने की बात आती है। मैंने हिस्ट्री में, और ये एक एग्जाम्पल भी है, मैं आपको बताऊं कि पहाड़न होने के नाते और उत्तराखंड के होने के नाते हमारे यहाँ पे फेथ हीलिंग चलती है। फेथ हीलिंग शायद आप ऐसा समझें कि जब आप मेडिसिनली या साइंटिफिक तरीके से किसी को हील नहीं किया जाता है तो पूजा पाठ के थ्रू उसे हील किया जाता है, इस तरीके का पैटर्न है। तो हम लोग इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं करते और हमारे लोगों ने इस चीज को आइडिया नहीं देखा। और एक बार मैंने किसी इंटरनेशनल जर्नल में किसी फॉरेनर के द्वारा इसके ऊपर बकायदा, मैं नाम लूंगी, मेमंदा एक वीर होता है जैसे भैरव होता है, तो उसने मेमंदा के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ था। और मैंने कहा कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और हमने इसको रिसर्च का मतलब एक टॉपिक नहीं समझा या हम इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते हैं। तो क्योंकि जब ये चीजें हमारे सोसाइटी में, जब हम इनके ऊपर काम करेंगे तब हमको जाकर के पता चलेगा कि ये कितने साइंटिफिक हैं, नहीं है। अगर नहीं भी है तो हमारे कल्चर का हिस्सा तो है ही। तो रिसर्च के लिए ये, और हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे गुरु ने किया, हमारे सीनियर ने किया, इसके ऊपर काम किया, हम उन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जो फॉरेनर रिसर्चर्स कर रहे हैं। सोशल साइंसेस में तो यही हो रहा है कि जिनके ऊपर फॉरेन रिसर्चर ने काम किया है, हम यहाँ से वहां से पकड़ के फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो नई चीजें तभी आती हैं जब हम नए थॉट्स पे काम करेंगे। और फिर अगर हम ये सारी क्वालिटीज स्टूडेंट के अंदर डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली रिसर्च के नए आयाम अपने आप ही खुल जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार इसी बात को आगे भी रख रहा है, क्योंकि भाई हम कहीं से ऐसे एफिलिएशन में नहीं है जहां पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि रिसर्च करिए, ना करिए, कम करिए, लेकिन जितना करिए उतना समाजोपयोगी करिए, क्योंकि समाज जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, जो रिसर्च है वो नए समाज की ओर, नए समाज के स्थापना की ओर जो बढ़ना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे शोध का कोई मतलब नहीं है जो शोध समाज के लिए ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो समाज के लिए।
तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि हम कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने बस खाली फॉर्मेलिटीज के लिए हम पेपर लिख रहे हैं, प्रमोशन के लिए लिख रहे हैं, पीएचडी जमा करने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन जो एक शिक्षा की उन्नति के लिए शोध होना चाहिए, जो समाज की उन्नति के लिए शोध होना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा हम पीछे हैं। मैं रोज ऐसे पेपर्स के दो चार होता हूं जहां पे हमको रिसर्चर्स से, जहां पे हमको बहुत नामचीन हस्तियों से भी लड़ना पड़ता है कि भाई इसमें हाइपोथेसिस भी होनी चाहिए, इसमें कुछ इस तरीके की रिसर्च होनी चाहिए। और एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, आपके चूंकि आपने कहा कि आपने एनजीओ भी चला के रखा और शिक्षा तो है ही, पौड़ी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अपने आप में जो है, जयंती गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही समृद्ध यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे ये कि कोई जरूरी नहीं कि हम पीएचडी ही करें, लेकिन अगर हम शोध करें तो शोध के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम डिग्री ही प्राप्त करें, शोध तो कहीं से भी निकल सकता है। शोध तो उस अनपढ़ जो जेम्स वाट थे उनसे भी निकल सकता है, और शोध उन पीएचडी होल्डर से से भी निकल सकता है। बस ये कि उसका जो निकलने का तरीका हो वो सही हो। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा मैम। अगर आप कोई और अपनी तरफ से कोई सुझाव, कोई संदेश हमारे शोधार्थी बंधु को देना चाहें तो आपका स्वागत है। कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पीएचडी एक इंटरेस्ट का विषय है, और आपके अंदर उसके लिए मैं किसी एजुकेशन, इवन अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं, करियर ओरिएंटेड तो है ही, करियर तो पहले है, लेकिन आप एक सोच के साथ आइए, और सोच को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अध्ययन कीजिए, आप अध्ययन को कीजिए, और गहन अध्ययन आप को करना चाहिए। क्योंकि मैं बीएससी की छात्रा रही और इतिहास मेरे इंटरेस्ट का विषय रहा, इसलिए मैंने इस ओर अपने आप को मोड़ा। आज की डेट में मैं पॉलिटिकल साइंस की भी बुक्स पढ़ती हूँ, और धर्मशास्त्र पूरा का पूरा, इवन जो हिंदुइज्म का तो पूरा ही पढ़ा है, और मैं और भी जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, तो ये नए आइडियाज हैं। और इतिहास विषय, क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ इसलिए इनकी बात करती हूँ। तो जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अगर किसी को शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, तो पहले आप स्वयं को शिक्षित करें, और जब आप अंदर से डेवलप होंगे, शिक्षित होंगे, तब आप इन नया विचार किसी को दे सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शक जो हमारे शोधार्थी बंधु हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, शोध पर भी सीखेंगे, समाज पर भी सीखेंगे, और नए कंसेप्ट पर भी सीखेंगे। साथ में मैं अपने शोधार्थी बंधु से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और समाज के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके शहर में भी डॉक्टर नीलम नेगी जी जैसी प्रतिभा उपलब्ध हैं तो आप हमें बताएं, क्योंकि हम सिटी सिग्नेचर के तौर पर आपको, आपके समक्ष ऐसी तमाम प्रतिभाओं को शामिल करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, ताकि समस्त समाज उनका लाभ ले सके। इसी के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे बहुत बहुत विदा कर लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।